क्लास 12th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण के पार्ट 7 भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले घटक। सरकारी नीति में परिवर्तन का उद्योग व व्यवसाय में प्रभाव एवं बदलते व्यावसायिक परिवेश में प्रतिबंध की प्रतिक्रियाएं, इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले घटक। तो देखिए, भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले घटक में क्या क्या है। तो पहला है अमेरिका का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय, दूसरा है उदारवादी नीतियाँ, तीसरा है तकनीकी परिवर्तन, चौथा प्रतिस्पर्धा, पांचवा प्रेरणा, छठवां अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सातवां पूंजी बाजारों का भूमंडलीकरण और आठवां है कंप्यूटर तकनीक का विकास। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला, अमेरिका का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय। तो देखिए, भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले घटक में पहला आता है अमेरिका का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय। कैसे हुआ? तो देखिए, विश्व में पहले दो शक्तिशाली राष्ट्र थे, पहला था संयुक्त रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कौन सा था? रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस का विघटन हो जाने से अब शक्तिशाली व महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ही इस समय एकमात्र राष्ट्र है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की करेंसी डॉलर से ही विश्व बाजार का संचालन हो रहा है। अमेरिका का भूमंडलीकरण के प्रति हिस्सेदारी बढ़ाने के कारण भारत को भी इस ओर अग्रसर होने के लिए बाध्य होना पड़ा है। दूसरा देखते हैं हम उदारवादी नीतियाँ। देखिए, तो उदारवादी नीतियाँ के अंतर्गत भारत के विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण के लिए उदारवादी नीतियों की घोषणा की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर प्रतिबंध हटा दिया गया है और समस्त बाधाओं को भी हटा लिया गया, जिसमें विश्वव्यापीकरण को क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिला। फिर देखिए, तीसरा है तकनीकी परिवर्तन। तो विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कम लागत पर श्रेष्ठ वस्तु क्या है, आवश्यक है। यह तकनीकी परिवर्तन से ही क्या है, संभव है। तो तकनीकी परिवर्तन के कारण विश्व बाजार की ओर क्या हो रहा है, प्रेरित होना आसान हो गया है। अब चलते हैं हम चौथा, तो प्रतिस्पर्धा। तो देखिए, कंपटीशन आज के ज़माने में क्या है, भारत सभी जगह कंपटीशन का युग चल रहा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत आपको कौन से घटक में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का विशेष महत्व है। प्रतिस्पर्धा के कारण ही उत्पादक नए नए बाजार की खोज करते हैं और इसी खोज में से भूमंडलीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। पांचवा है आपका प्रेरणा। तो देखिए, विश्व के अनेक विकासशील राष्ट्रों द्वारा भूमंडलीकरण नीति को अपनाकर अपना विकास करते हुए देखा है आपने। तो वर्तमान में चीन हो गया, कोरिया, हांगकांग देश इसके उदाहरण है। इसी की प्रेरणा देखिए, इसके उदाहरण है। तो इसी की प्रेरणा लेकर भारत ने भूमंडलीकरण को क्या किया है, अपनाया है। छठवां चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तो विश्व स्तर पर व्यापारिक लेन देन को सुनिश्चित व नियमित करने के लिए जब गेट्स समझौता को अनेक राष्ट्रों ने स्वीकार किया, तब बाद में विश्व व्यापार संगठन को भी मान्यता दे दी गई। तब विश्व स्तर पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत को इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भूमंडलीकरण को क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। अब देखते हैं हम सातवां, तो पूंजी बाजार का भूमंडलीकरण। तो देखिए, 1991 के पश्चात से ही विश्व स्तर पर पूंजी बाजार का भूमंडलीकरण होने की गति तेज हो गई है। विदेशी पूंजी को प्रत्येक राष्ट्र ने स्वीकार करना उचित समझा, क्योंकि अविकसित व विकासशील राष्ट्रों से प्रारंभ से पूंजी का क्या रहा है, अभाव रहा है। अतः भारत को भी अपने विकास के लिए भूमंडलीकरण को अपनाना पड़ा। आठवां देखते हैं हम कंप्यूटर तकनीक का विकास। तो देखिए, भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने वाले घटक में कंप्यूटर का भी विशेष महत्व है। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल से ही भारत में सूचना तकनीकी पर अधिक जोर दिया गया। सूचना तकनीक के क्षेत्र में जब भारत भी विश्व की तुलना में पीछे नहीं है, अतः इन अत्यंत आधुनिक तकनीकों के कारण भी विश्व बाजार की ओर भारत को क्या करना पड़ा है, आगे बढ़ना। नीति में परिवर्तन का उद्योग व व्यवसाय में प्रभाव। तो देखिए, कौन कौन सा है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आ गया, मांग में वृद्धि, तकनीकी परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, कुशलतम मानव संसाधनों की आवश्यकता, सार्वजनिक व संरक्षित उद्योगों में कमी, खुली अर्थव्यवस्था एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास। सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो सरकार के उदारीकरण व भूमंडलीकरण की नीति में व्यावसायिक जगत में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करके पुरानी औद्योगिक इकाइयों को अपनी सफलता हेतु अपनी कार्य
कार्य क्षमता बढ़ाने तथा नई योजनाएं बनाने हेतु क्या कर दिया है, बाध्य कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं तो ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र की पुरानी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है, क्योंकि इसे नई कंपनियां जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, हुंडई, टाटा मोटर्स तथा होंडा की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा देखते हैं मांग में वृद्धि। तो आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप तीव्र औद्योगिकरण से उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न नवीन तथा उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध हो गई है। अब उपभोक्ता जीवन स्तर में वृद्धि करने वाली वस्तुओं की मांग करने लगे हैं। तीसरा है तकनीकी परिवर्तन से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो देखिए, सरकारी नीति में परिवर्तन का उद्योग में उसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो नवीन तथा उद्यम तकनीक व उपकरणों के प्रयोग से विभिन्न कंपनियां अनेक प्रकार की वस्तु व सेवाएं बाजार में प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराने वाली कंपनियां ही बाजार में क्या हो रही हैं, सफल हो रही हैं। उदाहरण स्वरूप टाटा की लखटकिया कार नैनो अन्य कार निर्माताओं हेतु खतरे की घंटी साबित हो रही है। चौथा देखते हैं हम कुशलतम मानव संसाधन की आवश्यकता। तो व्यावसायिक सफलता का आधार कुशल मानव संसाधन व उनके अनुकूलतम प्रयोग पर ही निर्भर करता है। अतः सभी व्यावसायिक संस्थाओं में कुशल मानव संसाधन ही मांग तथा उनका क्या है, पारिश्रमिक बढ़ा है। पांचवा देखते हैं हम सार्वजनिक व संरक्षित उद्योगों की कमी। तो सरकार के निजीकरण व उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रों का महत्व क्या का योगदान कम हुआ है। और छठवा है खुली अर्थव्यवस्था। तो देखिए, सरकार की संरक्षणवादी नीतियों को समाप्त करने से भारतीय बाजार एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। सातवां आ गया आपका लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास। तो वैश्वीकरण और सरकारी संरक्षण की समाप्ति से लघु उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी कंपनियों की तुलना में सीमित संसाधन होने से लघु उद्योगों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मतलब क्षति पहुंच रही है। बदलते व्यावसायिक परिवेश में प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं। तो देखिए, बदलते व्यावसायिक परिवेश में सफलतापूर्वक बने रहने हेतु प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से हुई है, जिसमें से पहला है आपका सिविलियन व अधिग्रहण, दूसरा था बड़े पैमाने पर उत्पादन, तीसरा था नवीनतम तकनीक, चौथा उत्पाद विविधता, पांचवा प्रत्यक्ष वितरण और छठा था वित्तीय पुनर्संरचना। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिविलियन व अधिग्रहण। तो देखिए, विभिन्न कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि बढ़ाने के लिए अन्य छोटी कंपनियों को खरीद कर उन्हें अधिग्रहित कर रही है। ठीक इसी प्रकार से विभिन्न समागम स्तर की कंपनियां आपस में मिलकर बड़ी कंपनियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और आपसी प्रतिस्पर्धा को क्या कर रहे हैं, वो लोग कम कर रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा आते हैं हम लोग बड़े पैमाने पर उत्पाद। तो देखिए, विभिन्न कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पाद कर अपनी प्रति इकाई उत्पाद लागत की कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि बड़े उत्पादन पर उत्पाद करने से अनेक रियायतें प्राप्त होती है। तीसरा है नवीनतम तकनीक। तो विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु विदेशी सहयोग से आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर अपनी बाजार हिस्सेदारी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चौथा है आपका उत्पाद विविधता। तो व्यावसायिक इकाइयां प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ स्तर में होने वाले गिरावट को रोकने तथा लाभ में वृद्धि करने हेतु अनेक उत्पादों का विस्तार कर नई नई वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन कर रही है। उदाहरण के लिए जैसे टाटा द्वारा लोहे के व्यापार के साथ ही चाय व कार को अपने उत्पाद श्रृंखला में शामिल करना। पांचवा आपका प्रत्यक्ष विवरण। तो देखिए, प्रत्यक्ष वितरण। तो वस्तुओं को न्यूनतम संभव कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने हेतु मध्यस्थों का उन्मूलन का प्रत्यक्ष वितरण ही व्यवस्था अपनाई जा रही है। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए आपका हो गया एमवे द्वारा अपने उत्पादकों का ग्राहक की प्रत्यक्ष वितरण। छठवां आते हैं हम वित्तीय पुनर्संरचना। तो व्यवसाय के विस्तार, उत्पादन बढ़ाने तथा नई शाखाओं तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने हेतु बड़ी कंपनियां अपनी पूंजी संरचना में परिवर्तन कर अधिक पूंजी क्या करते हैं, एकत्र कर रहे